बात करेंगे इसराइल ने ईरान पर आखिरकार हमला क्यों किया है। क्या ये सिर्फ एक डिफेंसिव मूव था या किसी बड़े स्ट्रेटजी का हिस्सा था। जबकि ईरान बार बार कहता रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना नहीं चाहता है, इसराइल का मानना है कि ईरान उनकी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि असली वजह क्या है, इसराइल के इस डिसीजन के पीछे ऑपरेशन राइजिंग लाइन की प्लानिंग क्या है, किस तरह से ईरान के टॉप मिलिट्री और न्यूक्लियर लीडर्स को निशाना बनाया गया, और क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटजिक वार है या नेतन्याहू की सियासी मजबूरी है। ये सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ये फैसला किसी एक दिन का नहीं था बल्कि काफी अरसे से इस पर प्लानिंग चल रही थी। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कहा है कि उनका ऑपरेशन राइजिंग लाइन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाता। ये स्ट्राइक जुम्मा के दिन सुबह के वक्त किया गया जहां पर मिलिट्री और हुकूमती टारगेट्स को निशाना बनाया गया है और कई सीनियर ईरानी मिलिट्री लीडर्स जिसमें IRGC के चीफ और आर्म्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ इसमें मारे गए हैं। साथ ही कुछ मशहूर ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन इस हवाले से लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल एक्शन किसी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का हिस्सा था ताकि ईरान पर और ज्यादा प्रेशर बनाया जा सके। तो ये अगर हम बात करेंगे, इसराइल का मानना है कि ईरान उसके लिए एक्सटर्नल थ्रेट बन गया है। चाहे ईरान कितनी भी दफा कहे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना नहीं चाहते हैं, ये भी समझा जा रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो इसराइल को वो यूनिक फायदा खत्म हो जाएगा जो इस वक्त उनके पास है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और वही अगर हम बात करेंगे, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का कहना है कि ईरान किसी भी वक्त कुछ महीनों या सालों के अंदर ही न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। और इसराइल मिलिट्री ऑफिशियल्स के हवाले से भी ये बताया गया है कि ईरान के पास इतने फैसल मटेरियल्स हैं कि वो चंद दिनों में ही 15 न्यूक्लियर बम्स बना सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ये तस्दीक किया है कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिए हैं। 2015 के डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिटेड रखना और IAEA को इंस्पेक्शन की इजाज़त देने का वादा किया था। लेकिन 2018 में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरली इस डील से निकलकर ईरान पर फिर से सैंक्शन लगा दी। आज भी US की इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा है और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी ने 2003 में इस तरह के प्रोग्राम्स को रोक दिया था। लेकिन इसराइल सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट की वजह से ईरान को निशाना नहीं बना रहा है। नेतन्याहू ईरान को एक ऐसे नेटवर्क का सरबराह मानता है जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जिसमें हौतीज, हिजबुल्लाह, हमास शामिल है। गाजा वार के बाद इसराइल ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों को काफ़ी कमज़ोर किया है और उनके टॉप लीडर्स जिसमें हसन नसरुल्लाह, यहया सिनवार और इस्माइल हानिया को मार दिया है। हिजबुल्लाह के काफ़ी ऑपरेशनों ने वैसा बैकलैश नहीं दिया है जैसे वो पहले देता था। इसीलिए इसराइल में कई लोगों का ये भी मानना है और उन्हें कई एक्सपर्ट्स को ये भी लगता है कि ईरान को अभी टारगेट करने उनके पास एक बड़ा मौका है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इजरायली हवा की ये समझते हैं कि ये वक्त है पूरे मिडिल ईस्ट को नई शेप देने का और ईरान में रिजीम चेंज करने का भी ये बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबी और महंगी जंग चाहिए होगी। हालांकि आखिरी कुछ महीनों में ना तो ईरान ने इसराइल के खिलाफ कोई सीधा हमला किया था और ना ही कोई इमीडिएट खतरा था, लेकिन फिर भी ये स्ट्राइक की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बचाने का भी प्रेशर था। गाजा में जंग जारी रखकर और अब ईरान पर अटैक कर वो अपनी कोलिशन को जमाए रखना चाहता है, वरना उनकी गवर्नमेंट टूट सकती है और उनकी करप्शन केसेस में उनकी मुश्किलात बढ़ सकती है। वही अगर हम बात करेंगे, इजराइल एनालिस्ट का कहना है कि नेतन्याहू के लिए फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं रहा है, इस अटैक की कोई ज़रूरत नहीं थी। IAEA में भी कुछ ऐसा ही कहा है। लीगल एक्सपर्टों का कहना है कि ये स्ट्राइक इंटरनेशनल लॉ की एक और वायलेशन हो सकती है। इसराइल का ईरान पर अटैक UN चार्टर के सेल्फ डिफेंस क्लाज के तहत फिट नहीं बैठता है। सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी होता है कोई इमीडिएट या ऑनगोइंग आर्मेड अटैक हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये देखना कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ डिफेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, खास तौर पर जब US और ईरान के दरमियान अभी भी नेगोशिएशन जारी थी। ये सब कुछ इस तरह हो रहा है कि इसराइल ये एक्शन
نہ صرف ملٹری یا اسٹریٹجک تھی بلکہ ڈیپ پالیٹکس بھی تھی، جس کا اثر صرف اسرائیل اور ایران پر نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ پر ہو سکتا ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہیں کہ پورے دنیا پر ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ اپنی رائے ضرور بتائیں۔